तो आप एक क्लैरिफिकेशन रखिए जनता के सामने कि इसमें किसका स्टैंड बेसिकली हमें करना चाहिए, मतलब क्या है कॉन्फ्लिक्ट से, कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे इस वक्त ये स्टैंड कर। जो बाइडेन ने स्टेटमेंट जारी किया है कि उसको इस जो नरसंहार को होलोकास्ट का नाम दिया है, तो क्या ये होलोकास्ट वर्ड यूज करना सही है? यहाँ पे इसराइल एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, उसके पास मोसाद जैसी आईटी है, मैं उसके बाद भी ये हमला और मोसाद फेल कैसे हो गया? क्या ये हो सकता है कि इजराइल चाहता हो कि हम एक मौका बनाए पैलेस्टीन को हमला करने के लिए, फिर हमें इसको वॉर अनाउंस करके इसको पैलेस्टीन को खत्म करें? इस तरीके से अमेरिका अपना समर्थन दिखा रहा है, मतलब खुले तौर पर उसने अनाउंसमेंट किया है कि हम हथियार भी देंगे, फुल समर्थन भी देंगे। तो अब हथियारों की तो कमी इजराइल के पास होने भी नहीं वाली है, जो हमास भी है वो आतंकी संगठन है, बट हथियारों की पूर्ति उसके पास कहाँ से होगी इस वार के लिए? रूस जो काफी टाइम से यूक्रेन के साथ बिजी था एक वॉर में, वो एक डिस्ट्रैक्शन चाहता था, तो अब जो उसे डिस्ट्रैक्शन मिला उसका उसे क्या फायदा मिलेगा कि मतलब अब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड का जो मतलब ध्यान है वो इस युद्ध पर चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान जी। इनसे हम बात करेंगे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पर, जिस पर अभी तक 2400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और जैसे कि एक आतंकी हमला घोषित किया गया जिस पर इजराइल ने वार की अनाउंसमेंट कर दी है, जिस पर अमेरिका जैसे और भारत ने अपना पक्ष जाहिर कर दिया है कि वो इजराइल को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन भारत में लोगों का विभाजन, पार्टियों का विभाजन इस पर साफ नजर आ रहा है। तो उन्हीं तमाम मुद्दों पर हम इनसे सवालात करेंगे, उसके हम जवाब लेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, आपने हमको अपना कीमती वक्त दिया है इस तरीके से। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया, धन्यवाद उसके लिए। सर, जैसा कि ये इजराइल पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है, सबसे पहले तो आप एक क्लैरिफिकेशन रखिए जनता के सामने कि इसमें किसका स्टैंड बेसिकली हमें करना चाहिए, मतलब क्या है कॉन्फ्लिक्ट से, कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे इस वक्त ये स्टैंड कर रहा है? देखिए, मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। बेसिकली जब ये दुनिया बनी, अगर आपको याद है तो आपको सुनाया गया कि एडम एंड ईव क्रिश्चियंस कहते हैं, और आदम और हवा जो पहले पेयर थे इस दुनिया के अंदर, तो उनकी जो वंशावली आगे चली तो किसी एक जगह पे आके 3-4 भाई थे, वो अलग अलग हो गए, और ये सारे के सारे जेरूसलम एक जगह है पैलेस्टीन के अंदर, इजराइल के अंदर, जहां पे ये लोग पनपे, और वहां से एक क्रिश्चियनिटी चली गई। जैसे जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ प्लेस है वो भी जेरूसलम है, और इस्लाम का जो मेन प्लेस है, इनकी मॉस्क जो है अल-अक्सा, वो भी जेरूसलम में है, और तीसरे जुडाइज्म था ज्यूज का, उनका भी वहीं पे ही है। तो इस किस्म से ये सारी सभ्यताएं फैली और आगे चलती चली गई। अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब ज्यूज जो थे उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपके जर्मन्स ने बहुत पर्सिक्यूट किया, और फिर लीग ऑफ नेशंस जो उस वक्त यूएन की इक्विवेलेंट बॉडी थी वर्ल्ड की, उन्होंने डिसाइड किया कि ज्यूज को हमने एक होमलैंड देना है। अब होमलैंड ज्यूज से पूछा गया कहाँ होना चाहिए, उन्होंने बोला हमें वहां चाहिए जहां पे हमारा रिलीजन शुरू हुआ, और वो था पैलेस्टाइन, जहां पे ऑलरेडी मुस्लिम्स रहते थे, क्रिश्चियंस ऑलरेडी निकल चुके थे और इस्लाम के लोग वहां पे रहते थे, तो वहां पे उनको बसा दिया गया। परंतु जैसे ही वहां पे उनको बसाया गया तो वो जो इस्लामिक लोग थे उनको ये पसंद नहीं आया, और इसके आसपास मिडिल ईस्ट में अगर आपको पता हो तो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जैसे इजिप्ट उनके वेस्ट में है, फिर वेस्ट में मेडिटेरियन सी है, फिर ऊपर सीरिया है, जॉर्डन है, जॉर्डन ईस्ट में है, लेबनान है, और पीछे नीचे सऊदी अरेबिया है। तो उस वक्त जब इनको वहां बसा दिया गया तो बड़ी सारी कोशिशें हुई कि इनको वहां ना बसने दिया जाए, तो ये थोड़ा सा संघर्ष चला 2-1 साल, तो अल्टीमेटली 1948 में इजराइल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। जो इस्लामिक कंट्रीज थे यहाँ पैलेस्टाइनियंस थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अब उनकी सब्जुकेशन में आ गए थे, तो एक इमीडिएटली लड़ाई शुरू हो गई। इजिप्ट भी इसमें आ गया, जॉर्डन भी आ गया, लेबनान भी आ गया, सीरिया भी आ गया। तो इस तरह से वो लड़ाई में अल्टीमेटली इजराइल की जीत हुई, बल्कि जो उनके पास एरियाज उनके कंट्रोल में थे उन्होंने और एरियाज को कंट्रोल में ले लिया। फिर उसके बाद ये टेररिज्म का सिलसिला चलता रहा। फिर 1967 में फिर एक और कोशिश की गई इन सब कंट्रीज द्वारा लड़ाई करने की कि यहाँ से इजराइलीज को बाहर निकालें, वो भी नहीं हो सका। फिर 73 में यौम किपर वॉर का नाम आपने सुना होगा। यौम किपर एक उनका ज्यूज का एक बड़ा ही होली दिन होता है, जिस दिन वो खूब अपना एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी दिन लड़ाई शुरू हुई इजिप्ट की तरफ से, अलॉन्ग विद द टैंक्स, जब वो सुएज कैनाल को क्रॉस करके उन्होंने इन्वेड किया, तो वो लड़ाई भी इजराइल जीत गया। तो अल्टीमेटली इजराइल का जो शिकंजा था इस पूरे इलाके पे कसता चला गया। फिर उनकी जो डिप्लोमेटिक स्टेटस था वर्ल्ड ओवर, वो भी स्ट्रांग होता चला गया। अमेरिका जैसे कंट्री उनके फेवर में आ गए और वो एंटी पैलेस्टीनियन हो गए। और पैलेस्टीनियन के फिर एक लीडर थे यासिर अराफात, उन्होंने एक पीएलओ नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडिया की उस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी थी कांग्रेस गवर्नमेंट की, जो नेहरू जी ने फॉर्मुलेट करी थी, वो पैलेस्टीनियंस के फेवर में थी। यानी कि हम नहीं चाहते थे कि मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो हमारे अगेंस्ट हों, बिकॉज हमारे पास खुद के पास बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन थी, तो उस केस पे चले। परंतु ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्यों कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, बहुत सारी और बातें हैं जिनकी वजह से हमारा जो फोकस था, स्पेशली यासिर अराफात की मौत के बाद इंडिया का फोकस था वो शिफ्ट होता होता इजराइल की तरफ चला गया। और आज की ये जो स्टेट है, हम इजराइल के साथ खड़े हैं डिप्लोमेटिकली।
और ये जो लड़ाई हुई है ये कोई एक टेररिस्ट हादसा नहीं था, क्योंकि पिछले कई सालों में हमने देखा कि जो अल अक्सा मॉस्क है उसके पास काफी हमले हुए। अब इजराइल का कहना है कि ये हमले आतंकवादियों ने किए, मगर इस्लामिस्ट का कहना है या पैलेस्टीनियंस का कहना है ये हमले जो हैं ये इजरायली फोर्सेस के किए हुए हैं। प्लस इजरायलीज अपनी सेटलमेंट्स जो बाकी पैलेस्टीनियन एरियाज के अंदर बढ़ाते चले जा रहे थे, जिनको वो रिजेंट करते थे, उसको कई बार टेररिस्ट अटैक्स भी होते थे। तो इस तरह करते करते अल्टीमेटली सिचुएशन ये बनी कि जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है वो हमस नाम की एक हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही बोलेंगे उनके कब्जे में आ गया, और हिजबुल्लाह का कब्जे में आया वेस्ट बैंक, और जेरूसलम का काफी सारा जो हिस्सा है ईस्टर्न जेरूसलम स्पेशली जो हिजबुल्लाह के कब्जे में था वो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बस हिजबुल्लाह जो है वो पैलेस्टाइन लेबनान से भी ऑपरेट करता है। तो इस सिचुएशन में अभी ये जो इन्होंने करा है, और ईरान जो है वो अवाउड एनिमी है इजराइल का, क्योंकि इजराइलीज नहीं चाहते या अमेरिकन नहीं चाहते ईरान अपने न्यूक्लियर बनाने के जो उनका प्रोग्राम है उसमें सफल हो जाए, इसीलिए उन्होंने उनके साथ एक JCPOA पैक्ट किया, एक्ट साइन किया। परंतु वो अपने जो इनके राष्ट्रपति थे यूएस के अपने पहले वाले डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने उसको रद्द कर दिया। अब बाइडेन साहब चाहते थे कि दोबारा से ईरान के साथ नेगोशिएशंस करी जाएं, उनके ऊपर सैंक्शन लगाई जाएं, मगर जो लड़ाई थी वो इजराइल और जो इजरायलीज यानी यहूदियों के बीच में और ईरानियों के बीच में, हालांकि ईरानी जो है वो शिया मुस्लिम को बिलोंग करते हैं ना कि सुन्नीज को बिलोंग करते हैं, तो उनकी आपस में लड़ाई जबरदस्त थी। तो अब बताया ये जा रहा है कि ईरानियंस ने हमस को ट्रेन किया, हमस के पास इतना असला या इतना अस्त्र शस्त्र या गोला बारूद अपने आप इतनी जल्दी नहीं निकल सकता कि जिस किस्म का उन्होंने हमला किया। ये कोई एक नॉर्मल टेरर स्ट्राइक नहीं थी, ये उन्होंने 100% बाहर निकल करके हवाई जहाज में हैंड ग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया, ग्राउंड टू ग्राउंड अपने रॉकेट्स का इस्तेमाल किया, इवन सी की तरफ से इस्तेमाल किया, और सारी की सारी जो इजरायली सेटलमेंट थी सदर्न इजराइल में, वहां पे उन्होंने उनका जो बैरियर्स तोड़े, अंदर जाके घर घर जाके लोगों को मारा, औरतों बच्चों को बाहर निकाला, उनको म्यूटिलेट किया, बॉडीज को म्यूटिलेट किया, फिर उसके बाद उनकी सेलिब्रेशन भी करी, यानी कि अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। तो इस किस्म की जो हरकतें उन्होंने की हैं वो एक कोई फ्रीडम फाइटर्स, कोई जेन्युइन फ्रीडम फाइटर्स नहीं कर सकते हैं। तो उसके रिटेलिएशन में ऑब्वियसली जो प्राइम मिनिस्टर थे नेतन्याहू, उन्होंने बोला कि वी आर एट वॉर, हमने यानी कि उन्होंने रशिया की तरफ कोई अपनी बयान नहीं दिया कि भाई हम स्पेशल ऑपरेशंस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उन्होंने बोला हम तो लड़ाई पे हैं सीधा। जिस किस्म की मौतें पहले आधे दिन के अंदर 500 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हो गई, औरतों को बंधक बना लिया गया, फिर इस तरह के इनके बयान आते गए और एट्रोसिटीज बढ़ती चली गई, तो उन्होंने भी उसको रिटेलिएट शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आज ये लड़ाई 5वें दिन में आ गई है, और दोनों तरफों से बयान आ रहे हैं कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम इजरायलियों को यहाँ से निकाल के छोड़ेंगे, और इजरायलीज कहते हैं कि हम हमस को निकाल के छोड़ेंगे। तो इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि ये वॉर अपने पूरे चरम पे पहुंच चुकी है। तो जैसा कि आपने इसको मतलब वॉर को जिसके लिए डिस्क्राइब किया, अब जो बाइडेन ने स्टेटमेंट जारी किया है कि उसको इस जो नरसंहार को होलोकास्ट का नाम दिया है। होलोकास्ट उस दौर को कहा जाता था जब हिटलर का नरसंहार चला था। तो क्या ये होलोकास्ट वर्ड यूज करना सही है यहाँ पे? देखिए, ये होलोकॉस्ट, जीनोसाइड, ये जो लफ्ज हैं इनकी डेफिनेशंस यूएन निर्धारित करता है। तो 5 क्राइटेरिया हैं, जिनमें से एक भी क्राइटेरिया मीट करता है तो इसको होलोकॉस्ट बताया जा सकता है एज पर द यूनाइटेड नेशंस रेगुलेशंस, जिनीवा कन्वेंशन या जो और भी कन्वेंशन जो हमें दुनिया में रेगुलेट कर रही हैं। तो ये इसको होलोकॉस्ट कहने का मतलब अमेरिका की तरफ यही है कि हम इजराइल के साथ डट के खड़े हैं, किसी भी हालत में उनका हम मदद करेंगे। जैसे यूक्रेन में भी बोलते हैं कम वॉट में वील हेल्प यूक्रेन अगेंस्ट रशिया, उसी तरह से ये इजरायलियों की मदद कर रहे हैं। मगर मुझे ये लगता है कि इसका करने से जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जैसे आज इस्लामिक कंट्रीज की जो अरब काउंसिल है, उन्होंने आज खुल के सपोर्ट दी है, पर उनके बयान में भी एक ट्विस्ट है। उन्होंने डायरेक्टली इसराइल को नहीं कैल्सिफाई किया है। उन्होंने इसराइल को यह बोला है कि आप जो यूज ऑफ फोर्स कर रहे हैं वो डिसप्रपोर्शनेट है। इसका मतलब है कि जो हमस ने किया उसको वो एंडोर्स करते हैं कि वो गलत है, पर ये इजराइल को यह हिदायत दी जा रही है कि आप जो कर रहे हो वो उतना ही करो जितना उन्होंने किया है, ना कि उससे ज्यादा। परंतु देखिए, हमस एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है। इजराइल एक फुल फ्लेज डेवलप्ड कंट्री में बोलूंगा उसको है, और उसकी जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप इजराइल को रोकें कि आप पूरी ताकत को इस्तेमाल ना करें? यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि इजराइल एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, उसके पास मोसाद जैसी आईटी है। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि जो हमले, उसके पास आयरन डोम का सिस्टम है, उसके बाद भी ये हमला और मोसाद फेल कैसे हो गया? देखिए, वहां पे बेंचेट, इनकी इंटरनल एजेंसी, मोसाद एक्सटर्नल एजेंसी, ये दुनिया की बेस्ट एजेंसीज हैं।
अब वो कैसे फेल होगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका जवाब अभी काफी लोगों को ढूंढना पड़ेगा। जैसे फाइव आइज कंट्रीज हैं, इमीडिएटली वो एक निजर नाम का आदमी कनाडा में मरता है तो बोलता है भारत का इसका हाथ है। अगर वो इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी स्ट्रांग है तो क्या वो इजराइल में उनको कुछ पता नहीं चला? इजराइल की अपनी मुसाद एजेंसी है, उसको कुछ पता नहीं चला? फिर इजराइल ने पिछले कुछ दिनों पहले की बात है, उन्होंने अपने जो मिलिट्री के लोग थे वो सदर्न बॉर्डर से हटाए और वहां पे सिर्फ पुलिस की 2 कमिश्नरेट्स छोड़ी और वहां पे कोई ट्रूप्स नहीं थे एट ऑल। ये कैसे हो गया? फिर उसके बाद ये जो हमला हुआ है सैटरडे को, वहां पे वो एक अपना दिन मना रहे थे, एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट चल रहा था जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे, वीकेंड था और वहां पे कम से कम 290 लोग मारे गए हैं। तो ये कहते हैं यौम कीपर वॉर, जब यौम कीपर भी उनका एक होली डे था, जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे तो लड़ाई शुरू हुई थी। तो ये पैरेलल डेवलप किया गया है उसी को देख करके। तो अगर वो प्रिडिक्टेबल था तो ये सुरक्षा एजेंसियां या इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथों में क्यों नहीं आया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका आंसर जब कभी मिलेगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग होएगा। तो क्या इसमें एक कॉन्स्पिरेंसी नजर आती है आपको कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हमास इसको बहुत पहले से प्लान कर रहा था, ये भी सामने, लेकिन दूसरी तरफ की मोसाद फेल हुआ और ये हॉलीडे पे इस तरीके की अनप्रेडिक्टेबल चीजें होना, ठीक है? तो क्या ये हो सकता है कि इजराइल चाहता हो कि हम एक मौका बनाए पैलेस्टीन को हमला करने के लिए, फिर हमें इसको वॉर अनाउंस करके इसको फिर पैलेस्टीन को खत्म कर दें? देखिए, ऐसा है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त, मैंने आपको बताया कि अमेरिका की और ईरान की लड़ाई चल रही है, वेस्ट वर्सेस ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना है। वो पिछले 10-15 साल से, 2007 से टू बी एग्जैक्ट, ये तमाशा चल रहा है। परंतु अभी आपने बोला कॉन्स्पिरेसी कि इजराइल चाहता है, तो मैं आपको 2 एंगल और देता हूं। अब कॉन्स्पिरेसी में अगर देखें तो जो आपके नेतन्याहू हैं वो पिछले 15, 16, 17 साल से प्रधानमंत्री हैं, परंतु पिछले 3 साल में इजराइल में 4 बार इलेक्शन हो चुकी है, कोई गवर्नमेंट पावर में नहीं आई। अभी भी जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट बनी है वो अभी भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। उसको बेनी गैंट्स, जो उनके अभी आज प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर हैं, और साथ में लार यापेट, जो उनके दूसरे ऑपोजिशन वाले हैं, उनकी मदद के बगैर ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती थी। इसलिए उन्होंने अपना ये पासा फेंका कि हम यूनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, और बना चुके हैं और इसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या ये नेतन्याहू ने करवाया? अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये करवाया हो, परंतु ये बात जरूर है कि नेतन्याहू की कुर्सी इससे बची जरूर है। अभी दूसरा, अगर अमेरिका में देखें, वहां पे भी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो अगर अमेरिका ये एक्सेप्ट करता है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, या वो बोलते हैं कि हमारी CIA की इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है, इधर वे, तो अमेरिका ने अभी लेटेस्ट कुछ महीने पहले अपने कुछ बंदियों को छुड़ाने के लिए ईरान के $6 बिलियन जो है उनको एसेट्स को डीफ्रीज किया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो $6 बिलियन के एसेट्स थे वो ईरान ने इस्तेमाल किए हैं हमस को आर्म करने के लिए। और अगर ये थियरी अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जोर पकड़ जाए तो बाइडेन की कुर्सी भी हिलती है। तो जिस तरीके से अमेरिका अपना समर्थन दिखा रहा है, मतलब खुले तौर पे उसने अनाउंसमेंट किया है कि हम हथियार भी देंगे, फुल समर्थन भी देंगे, तो अब हथियारों की तो कमी इजराइल के पास होने भी नहीं वाली है। लेकिन जिस तरीके का बार अनाउंस हुआ है, तो हम जानते हैं कि पैलेस्तीन इतना बड़ा वो नहीं, और जो हमास भी है वो आतंकी संगठन है, बट हथियारों की पूर्ति उसके पास कहां से होगी इस वार के लिए? देखिए, हथियारों की पूर्ति के 2-3 पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। एक तो ईरान खुल के जो बोल ही रहा है, उन्होंने बयान भी दे दिया, उनके जो राष्ट्रपति हैं राइसी, उन्होंने खुल के पहले दिन ही बोल दिया था कि हम उनके साथ हैं। प्लस जो आज अरब लीग के कंट्रीज हैं उन्होंने भी दे दिया है। और मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें 1948 में लड़ाई हो चुकी है, 67 में हो चुकी है, 73 में हो चुकी है, यानी कि देवर फुल फ्लेज्ड वॉर्स। इसका मतलब इजिप्ट भी उनके साथ था, लेबनान भी उनके साथ था, जॉर्डन भी उनके साथ था, सीरिया भी उनके साथ था। तो अगर कल को अगर ये इसकी एस्केलेशन होती है, एस्केलेशन इस कॉन्फ्लिक्ट की, उनके भी लैडर्स होते हैं, तो मैं लैडर्स के बारे में भी आपको बताता हूँ कि इस वक्त जो लड़ाई हो रही है, हिजबुल्लाह और हमास लड़ रहे हैं इजराइल के अगेंस्ट, क्योंकि हिजबुल्लाह का जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया है कि वो ऑलरेडी नॉर्दर्न फ्रंट से आगे हैं। परंतु अभी जो सीरिया में टेररिस्ट ग्रुप्स है, अल कायदा है, IS है, ISK है, तो ये कब आके इनको मिलते हैं? एक फॉर इस्लामिक कॉज अगेंस्ट इजराइल, जो वो वाउड हैं, और वहां पे वो कुर्दिस्तान के लोग भी हैं, तो वो सेकेंड एस्केलेशन इसके बाद की हो सकती है। उसके बाद हो सकता है शायद ये इजिप्ट में तो अभी तक कोई बयान दिया नहीं है, परंतु लेबनान, जॉर्डन और सीरिया की तरफ से, या इवन कुवैत और बहरीन जैसे कंट्री हैं, जो कतर जैसे कंट्री हैं, वो भी आके फिजिकली जुड़ सकते हैं। तो अगर वो कंट्रीज जुड़ जाते हैं तो फिर तो इनको हथियारों की जरूरत ही नहीं है। और इसके अलावा अगर उनको काउंटर करने के लिए अमेरिकन या नेटो कंट्रीज बीच में फिजिकली आते हैं, तो फिर इधर से ईरान, चाइना वगैरह लोग भी डायरेक्टली कूद पड़ेंगे, तो उससे ये एस्केलेशन लेडर बढ़ती चली जाएगी, और ये एक वर्ल्ड वॉर का एक फ्लैश पॉइंट बन जाएगा। और ये वर्ल्ड वॉर का फ्लैश पॉइंट जब ये बनेगा तो इसमें न्यूक्लियर डायमेंशन भी आ सकती है।
अभी जैसे उन चीजों को रोकने के लिए अमेरिका ओवरटली तो यही कह रहा है कि हमारा जो अपना कैरियर ग्रुप है, जो नेवी का फ्लीट है, वो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में हमने तैनात कर दिया है कि कोई बाहरी हस्तक्षेप इसमें ना हो। और इसके साथ ही साथ में नीचे इंडियन ओशन में भी मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि दीगो गार्सिया में सारे के सारे अमेरिकन ट्रुप्स या इवन यूके के ट्रुप्स इस वक्त सारे अलर्ट पे होंगे। उसके अलावा जितने और नेवीज हैं, फ्रेंच नेवीज हैं या अमेरिकन नेवी है या ब्रिटिश नेवी है जो इस इलाके में ऑपरेट कर रही है ऑलरेडी चाइना को काउंटर करने के लिए, वो भी इस लड़ाई के लिए तैयार हो गए होंगे और उन्होंने इसके कई युद्ध अभ्यास भी किए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो हथियारों की आपूर्ति की जहां तक सवाल है, इजराइल को तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। प्रॉब्लम अगर होगी तो वो हमस को होगी, और अगर वो उनके पास ये लोग जुड़ते भी हैं, ये कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशंस जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके तालमेल का भी एक बहुत बड़ा पॉइंट सामने आएगा। तो इस किस्म से इसमें जो विन विन सिचुएशन मेरे ख्याल में आज की डेट में लगता है वो इजराइल के पास ही रहेगी। तो इसमें आपने बहुत बड़ी मतलब बात की है कि कंट्रीज तो एक साइड में है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा अंदेशा जो बना हुआ है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें समर्थन में आ सकती है। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा हाईलाइट किया है। दूसरा इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि रूस जो काफी टाइम से यूक्रेन के साथ बिजी था एक वॉर में, वो एक डिस्ट्रैक्शन चाहता था। तो अब जो उसे डिस्ट्रैक्शन मिला उसका उसे क्या फायदा मिलेगा कि मतलब अब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड का जो मतलब ध्यान है वो इस युद्ध पर चला गया। देखिए, यहाँ तक रूस और यूक्रेन का युद्ध का सवाल है, वहां पे उनके पास इस वक्त अभी हथियारों की कमी आनी शुरू हो गई है। तो उनकी यही कोशिश है वो किसी तरीके से बाकी कंट्री से और वेपन्स लें। जैसे रशिया नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री के साथ अलाइन होने जा रहा है सिर्फ वेपन्स के लिए। ईरान चाइना के साथ तो पहले था ही वो। तो हो सकता है अभी सारी दुनिया का ध्यान है वहां से हटके इस तरफ आ जाए और यहाँ पे एक डिवाइड हो जाए वेस्ट वर्सेस इस्लामिक नेशंस। उसमें भी इस्लामिक नेशंस में भी बहुत सारे नेशन जैसे यूएई है या सऊदी अरेबिया है फॉर दैट मैटर, वो खुल के, या इवन इजिप्ट, वो खुल के प्रो इस्लामिस्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया हुआ है कि फंडामेंटलिज्म जो है वो किसी भी प्रॉस्पेरिटी का हल नहीं हो सकता है। तो वो ऐसा नहीं करेंगे। परंतु जो इस वक्त अभी भी फंडामेंटलिस्ट हैं या राइट विंगर हैं, तो वो इसको जम के इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आप अगर हमास का, यानी कि ये जो एक लड़ाई है, ये रिलीजियस लड़ाई नहीं है इस वक्त ये आतंकवाद और कंट्री के बीच की लड़ाई है। और अगर इसमें हम इसराइल का समर्थन नहीं करते हैं, सीधे हमास का समर्थन करते हैं, तो ये एक हम आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हैं, आईएसआई को या तमाम जो चीजें हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसे शरारती तत्वों को ना प्रमोट करके हम शांत बैठे तो ज्यादा बेहतर है, या फिर हम अपने कंट्री में इस चीज को लेकर के वायलेंट ना क्रिएट करें। ये हमारा मैसेज सीधे जनता को जाता है। तमाम सवालों के जवाब हमने सर से लिए और इनके हमें जवाब मिले। ऐसे ही तमाम कारणों से जुड़े रहिए हमारे साथ। इंडियन रिव्यू न्यूज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।